स्वागत है दोस्तों आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले डेरिवेटिव के ऊपर। डेरिवेटिव के अंदर मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और इससे पहले मैंने इंट्राडे के बारे में बताया, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। दोस्तों अगर डेरिवेटिव की बात करें तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर दोस्तों अलग अलग आर्थिक साधनों जैसे इंडिकेटर, इंडेक्स, कमोडिटी आदि के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अंदर अलग अलग मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम डेरिवेटिव से पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर हमें कम टाइम के अंदर शेयर मार्केट या बॉन्ड से भी ज्यादा पैसे कमाने हैं तो हम किसका यूज करें, तो इसका आंसर है दोस्तों डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव से कैसे पैसे कमाने हैं इसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको उस डेरिवेटिव के बारे में इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आई बटन के ऊपर मैंने लिंक दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट कीजिए। उस वीडियो के अंदर मैंने डेरिवेटिव के अलग अलग भागों को बताया था। दोस्तों कैपिटल मार्केट के अंदर आपको सबसे ज्यादा पैसा कमाना है, शेयर या बॉन्ड से भी ज्यादा, तो आपको डेरिवेटिव के अंदर इन्वेस्ट करना होगा। और इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट की भी जरूरत नहीं होती है, आप एक स्मॉल कैपिटल के साथ भी डेरिवेटिव के अंदर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर प्रॉफिट जितना ज्यादा होता है उतने ज्यादा लॉस होने की संभावना भी होती है, तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में एक सिक्योरिटी की बात की थी। सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी कितने प्रकार होते हैं, तो इसको हम मेनली 3 टाइप में बांट सकते हैं। फर्स्ट है दोस्तों इक्विटी सिक्योरिटी, सेकंड है डेब्ट सिक्योरिटी और थर्ड है डेरिवेटिव सिक्योरिटी। और जिसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले वो है डेरिवेटिव सिक्योरिटी। दोस्तों डेरिवेटिव भी एक तरह की सिक्योरिटी होती है जिसकी मेनली कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है। अब बात करते हैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन की, तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती बल्कि उसकी वैल्यू किसी और ही चीज से प्राप्त होती है, तो दोस्तों उसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं। इसे हम एक उदाहरण लेके समझते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप कई दिनों से एक सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और आपका काम नहीं हो पाया, लेकिन एक दिन आपकी किसी बड़े अधिकारी से बात होती है और वो आपको इसका सॉल्यूशन देता है। वो आपको एक कागज के ऊपर कुछ लिख के एक साइन करके देता है और बोलता है इस कागज को उस ऑफिसर को, उस अधिकारी को बताना। जब आप वो कागज उस अधिकारी के पास लेके जाते हैं तो वो तुरंत आपकी बात को मान लेता है और आपका काम जल्दी से हो जाता है। दोस्तों इस एग्जाम्पल के बाद आप खुद ही सोचिए, क्या उस साइन से पहले उस कागज की कोई कीमत थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस कागज पर जब तक साइन नहीं किया गया था वो बिल्कुल एक रफ कागज था, लेकिन साइन करने के बाद उस कागज की एक वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब समझे दोस्तों आप, इसका मतलब ये है कि वो कागज अपनी वैल्यू कहीं और से प्राप्त कर रहा है और वो वैल्यू उसको उस अधिकारी से प्राप्त साइन से हो रही है। तो दोस्तों इसे ही तो हम डेरिवेटिव बोलते हैं। और दोस्तों जहां से ये कागज अपनी वैल्यू प्राप्त कर रहा है, यानी कि उस साइन होने के बाद जो वैल्यू उसको मिल रही है, और उसी को दोस्तों हम अंडरलाइन एसेट बोलते हैं। इसी तरह दोस्तों हम बात करते हैं बैंक के नोट की। क्या बैंक के नोट की आरबीआई के द्वारा साइन करने से पहले कोई वैल्यू होती है? बिल्कुल नहीं होती दोस्तों। जब आरबीआई उसको अप्रूव कर देता है और सिर्फ साइन कर देता है तभी उसको बैंक के नोट की कोई भी वैल्यू डिसाइड होती है। इसे ही दोस्तों हम डेरिवेटिव बोलते हैं। और बैंक का नोट जहां से अपनी वैल्यू प्राप्त कर रहा है, यानी कि आरबीआई, उसको दोस्तों हम अंडरलाइन एसेट बोलते हैं। दोस्तों हमने अंडरलाइन एसेट को तो समझ लिया, लेकिन जब किसी डेरिवेटिव का अंडरलाइन एसेट कोई वस्तु हो जैसे कि गेहूं, चावल, आटा, गोल्ड, सिल्वर, तो आदि दोस्तों हम इसे कमोडिटी डेरिवेटिव बोलते हैं। दोस्तों इसी तरह किसी डेरिवेटिव का अगर अंडरलाइन एसेट कोई इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि शेयर, बॉन्ड्स आदि हो गए, तो उसको हम दोस्तों फाइनेंशियल डेरिवेटिव बोलते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक बेस्ड डेरिवेटिव ट्रेडिंग किसे कहते हैं। दोस्तों जब हम किसी भी कंपनी के स्टॉक या शेयर को खरीदते हैं या उसको बेचते हैं तो उसे हम स्टॉक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर वहीं हम स्टॉक को न खरीद कर या उसे बेचकर कंपनी के किसी डेरिवेटिव को खरीदे या उसको बेचें तो उसे हम दोस्तों स्टॉक बेस्ड डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। दोस्तों अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इन सारी चीजों को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो दोस्तों इन्हीं चीजों को जोड़कर हम डेरिवेटिव के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हम डेरिवेटिव के अंदर इन्वेस्ट करते ही क्यों हैं, जबकि हमारे पास शेयर को अंदर इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। तो दोस्तों हम चाहें तो शेयर के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बहुत लॉन्ग टर्म के अंदर हमको रिटर्न देता है। लेकिन अगर हमको शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ही ज्यादा पैसा छापना है तो दोस्तों उसके लिए हमें डेरिवेटिव का यूज करना ही पड़ेगा। तो डेरिवेटिव से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो चलिए इसको हम आप समझते हैं। डेरिवेटिव मेनली दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। फर्स्ट होता है फॉरवर्ड डेरिवेटिव, सेकंड होता है ऑप्शन डेरिवेटिव, थर्ड फ्यूचर डेरिवेटिव और फोर्थ होता है दोस्तों स्वैप डेरिवेटिव। आज की वीडियो में दोस्तों हम फॉरवर्ड डेरिवेटिव के बारे में बताएंगे और आने वाले वीडियो के अंदर हम बाकी के बचे 3 डेरिवेटिव के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं अब जो बताने वाला हूँ उससे आपका बेसिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं व्हाट इज फॉरवर्ड डेरिवेटिव। दोस्तों मान लीजिए मार्केट के अंदर गेहूं की प्राइस चल रही है 20 रुपए, और दोस्तों एक कोई किसान है वो अपने गेहूं को इसी प्राइस के अंदर मार्केट में बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास समस्या ये है कि अभी तक उसके गेहूं तैयार नहीं है, जो कि 2 महीने के बाद में तैयार होंगे। इस स्थिति में वो क्या करेगा? अगर दोस्तों वो इन गेहूं को 2 महीने के बाद सेल करेगा तो उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि गेहूं के प्राइस गिर भी सकते हैं। इसी तरह दोस्तों एक और ब्रेड बनाने वाली कंपनी है। पिछली बार दोस्तों उसके ब्रेड महंगे हो गए थे क्योंकि गेहूं की प्राइस बढ़ गई थी। इस बार भी दोस्तों उसे ऐसा लग रहा है कि शायद गेहूं की प्राइस महंगे हो जाएगी और 20 रुपए से गेहूं 2 महीने के बाद में 30 रुपए हो जाएंगे। तो इस स्थिति में वो क्या करेगा? आज की डेट में जो गेहूं मिल रहे हैं, अगर 2 महीने के बाद भी उस कंपनी वाले को उसी प्राइस के ऊपर गेहूं मिल जाए, यानी कि 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो उसको उसके ब्रेड महंगे नहीं होंगे और उसका कस्टमर जो रिव्यू होगा वो नहीं टूटेगा।
ये जो दोस्तों दोनों किसान और कंपनी के पास में समस्या आ रही है, इस समस्या का निवारण सिर्फ फॉरवर्ड डेरिवेटिव से होता है। चलिए दोस्तों आप समझते हैं कि फॉरवर्ड डेरिवेटिव काम कैसे करता है। तो दोस्तों किसान जो है अपने गेहूं को 20 रुपए पर केजी के हिसाब से 2 मंथ के बाद में बेचना चाहते हैं, लेकिन वहीं फैक्ट्री का मालिक भी अपने गेहूं को 2 महीने के बाद में 20 रुपए केजी के हिसाब से खरीदना चाहता है। इस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों किसान और फैक्ट्री का मालिक आपस में मिलेंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, जिसमें कि दोस्तों किसान के द्वारा उपजाए गए गेहूं को 2 महीने के बाद में वो फैक्ट्री का मालिक खरीदेगा, जो कि 20 रुपए पर केजी के हिसाब से होगा। और इसमें दोस्तों ना तो किसान को लॉस होगा, ना फैक्ट्री के मालिक को लॉस होगा। इसे ही दोस्तों हम हेजिंग बोलते हैं। दोस्तों प्राइस कम होगा या ज्यादा होगा ये फ्यूचर की बात है, ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचकर आज की कीमत के ऊपर 2 महीने बाद के लिए गेहूं का समझौता कर लिया, क्योंकि डील तो आज हुई थी, लेकिन सामान की डिलीवरी 2 मंथ के बाद होने वाली थी। इसलिए दोस्तों इसे फॉरवर्ड कहा जाता है। इन सब चीजों के अंदर अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो क्योंकि जो प्राइस डिसाइड होती है वो गेहूं के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होती है, और वो दोस्तों 2 महीने के बाद में डिसाइड होती है। इसे ही दोस्तों हम फॉरवर्ड डेरिवेटिव बोलते हैं। फॉरवर्ड डेरिवेटिव मेनली दोस्तों 2 लोगों के बीच में होता है, लेकिन यहाँ समस्या यह होती है कि मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, लेकिन जब समस्या है तो गेहूं का रेट 20 रुपए से भी कम हो गया, तो वो फैक्ट्री वाला उसे लेने के लिए मना कर देगा। और इसी तरह से दोस्तों अगर गेहूं के दाम 20 रुपए से बढ़ जाते हैं, तो इस स्थिति में 2 महीने के बाद में किसान गेहूं को बेचने के लिए भी मना कर सकता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और कोई भी इनके बीच में ब्रोकर नहीं होने की वजह से ये दोनों कभी भी बदल सकते हैं, इसकी कोई गारंटी। और फॉरवर्ड डेरिवेटिव के अंदर दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज की मेनली कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस के ऊपर ही ये सब कुछ किया जाता है, लेकिन दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। यही था दोस्तों सब कुछ फॉरवर्ड डेरिवेटिव के बारे में, कि हम फॉरवर्ड डेरिवेटिव के अंदर हम किस तरीके से किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। दोस्तों इसी फॉरवर्ड डेरिवेटिव की समस्या को खत्म करने के लिए फ्यूचर और ऑप्शन डेरिवेटिव को लाया गया। दोस्तों यहाँ पे इस तरह की कोई भी समस्या नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सारा काम स्टॉक एक्सचेंज की देख के अंदर होता है, और उसी की निगरानी में होने की वजह से धोखाधड़ी का ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आता। दोस्तों अगले वीडियो में हम इन्हीं फ्यूचर और ऑप्शन के ऊपर डिटेल के अंदर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट कल मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ फ्यूचर और ऑप्शन के ऊपर, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।